इस वीडियो में हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पढ़ने जा रहे हैं। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मेन टॉपिक है सेंटर ऑफ मास। तो सबसे पहले सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास क्या है, जैसा नाम है वैसा ही, जहाँ पर वह पॉइंट जहाँ पर टोटल मास कंसंट्रेटेड हो। एग्जाम्पल लेते हैं रिंग। तो रिंग का वह पॉइंट जहाँ इस रिंग का टोटल मास कंसंट्रेटेड हो। तो मान लो कि इस रिंग का सेंटर ये है, तो यही से पॉइंट इसका सेंटर ऑफ मास हुआ। तो क्या डिफिनेशन लिख देंगे, दैट पॉइंट वेयर होल मासेस शुड बी कंसंट्रेटेड। वह पॉइंट जहाँ पर रिंग का टोटल मास हो। जैसे हम और एग्जांपल ले लेते हैं, एक स्क्वायर प्लेट ले लेते हैं। तो यह स्क्वायर प्लेट का वह पॉइंट जहाँ पर इस पार्टिकल का, इस सिस्टम का टोटल मास कंसंट्रेटेड हो, तो ये इसका सेंटर होगा। तो ये पॉइंट इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहलाता है। तो डिफिनेशन क्या हो गया सेंटर ऑफ मास का, वह पॉइंट जहाँ पर उस बॉडी का टोटल मास कंसंट्रेटेड हो। दैट पॉइंट वेयर होल मास शुड बी कंसंट्रेटेड। मान लेते हैं डिफिनेशन में क्या लिखोगे, तो क्या लिख दोगे, थोड़ा सा डिफिनेशन में आप क्या लिख दोगे, दैट पॉइंट, यह पॉइंट, दैट पॉइंट वेयर होल मासेस शुड बी कंसंट्रेटेड। जहां पर टोटल मास कंसंट्रेटेड हो, उसी पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ मास कहते हैं। अब जरा सा देख लो, हमको पढ़ना क्या है। थ्योरी पहले स्ट्रॉन्ग करोगे तब इसका न्यूमेरिकल्स बनाओगे। तो सबसे पहले टॉपिक सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल्स। ये थ्योरी हो गया। इस थ्योरी को समझ लोगे तब इससे बेस न्यूमेरिकल्स बनने लगेगा। तो न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए थ्योरी समझना जरूरी है। तो यहाँ पर सोल्व करते हैं। कंसीडर टू पार्टिकल्स, क्या लेते हैं, कंसीडर टू पार्टिकल, कंसीडर टू पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 and m2 placed at point A and B respectively, that is shown in figure। फिगर में देख लेते हैं। तो फिगर बनाते हैं। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट लेंगे, x और y, ये हो गया ऑरिजिन। यहाँ दो पार्टिकल्स लेते हैं, एक पार्टिकल ए लेते हैं, यहाँ पर ये पॉइंट ए लिए जहाँ पार्टिकल m1 रखेंगे। एक दूसरा पॉइंट बी लेंगे जहाँ पार्टिकल m2 रखेंगे। फिर से दिखा रहे हैं, ये पार्टिकल m1 रखे, ये पार्टिकल m2 रखे बी पॉइंट पर। दोनों का पोजीशन वेक्टर r1 और r2 ले लिए पोजीशन वेक्टर। इस दोनों पार्टिकल का वह पॉइंट जहां पर टोटल मास कंसंट्रेटेड हो। तो देखो लाइन ज्वाइन कर दिए और ऐसा मान लिए कि सी बी द पॉइंट वेयर होल मासेस शुड बी कंसंट्रेटेड। वह पॉइंट जहां इस दोनों का सेंटर ऑफ मास है। तो ये पोजीशन वेक्टर इसका आर ले लेते हैं, पोजीशन वेक्टर सी का आर लिए, यही सी सेंटर ऑफ मास है। तो हमको आर के लिए फॉर्मूला निकालना है, थ्योरी प्रूफ करना है। समझने के लिए इस थ्योरी का यूज न्यूमेरिकल्स में होगा। तो सबसे पहले थ्योरी समझते हैं। तो यहाँ लेट ओ ए इजकल टू, देखते चलोगे, ओ ए इजकल टू, फिगर से देख के लिख रहे हैं, ओ ए इजकल टू r1, कहीं रटना नहीं है। ओ बी इजकल टू r2, ओ सी इजकल टू वेक्टर r, वेयर
सी क्या हुआ, सेंटर ऑफ मास हो गया सी। हमको यही आर का फार्मूला निकालना है। तो सबसे पहले इसमें ए पर हम फोर्स लगाते हैं एक्सटर्नल फोर्स F1 का, और बी पर लगाते हैं एक्सटर्नल फोर्स F2 का, कोई भी डायरेक्शन देकर। तो देख लो यहाँ F1 क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स ऑन M1। F2 क्या है, एक्सटर्नल फोर्स ऑन M2। और 1 पर ये इंटरनल फोर्स लगाता है। जैसे समझने के लिए यहाँ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, और यदि प्रोटॉन प्रोटॉन है तो दोनों को रिपेल करेगा। तो इंटरनल फोर्स, एक्सटर्नल के अलावे इंटरनल फोर्स। तो मान लो 1 पर 2 के द्वारा, 1 पर 2 के द्वारा फोर्स F12 है। क्या है, कौन सा फोर्स है ये, इंटरनल फोर्स ऑन M1 ड्यू टू M2। M2 के द्वारा M1 पर, F21 क्या हो जाएगा, इंटरनल फोर्स ऑन M2 ड्यू टू M1 हो जाएगा ये। तो अभी तक हम लोग कोई फिजिक्स नहीं पढ़े, ये थ्योरी में सिर्फ फिगर देकर नाम लिखे। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, अब इसका एक फार्मूला न्यूटन सेकेंड लॉ का लगाएंगे, थ्योरी लॉन्ग टाइप का एक थ्योरी का प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या, न्यूटन सेकेंड लॉ। तो फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, तो क्या होता है, फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ लगाते हैं। न्यूटन्स लॉ भी लिख सकते हो। तो पहले रफ कर लेना। जैसे F इजकल टू क्या जानते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। P इजकल टू क्या जानते हो, mv। और V इजकल टू क्या जानते हो, V इजकल टू dy बाई डी टी एम, V इजकल टू ds बाई डी टी। क्या लिख लोगे इसको, m बाहर कर देते हैं, d इंटू डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर। ये लिखने का मेथड हुआ। फिर से न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़े हो, किसी का छूट गया है तो आदत बनाना है। F इजकल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को फोर्स कहते हो, तो सिंबल छूट गया है तो याद करोगे। फिर से न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है, फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो पहले M1 के लिए हम लोग लिखते हैं, फॉर M1। तो M1 पर एक्सटर्नल F1 है, एक्सटर्नल F1, और F1 पर 2 इंटरनल फोर्स लगाया है, तो 1 पर 2 के द्वारा। तो फोर्स इजकल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का सिंबल P है। P इजकल टू क्या होगा, M1 V1 होगा। M1 को बाहर भी निकाल सकते हो, dy बाई डी टी है। और V इजकल टू अभी अभी बताए हैं ds बाई डी टी होता है, भूला गए हो तो फिर से s के जगह पर बताओ M1 का कितना है, देख लो M1 का s के जगह पर R1 है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, dy बाई डी टी, V1 के जगह पर ds, s के जगह पर R1। बस अब अरेंज कर दो, M1 डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर R1, ये इक्वेशन 1 हो गया। सिमिलरली कर दो, क्या हो गया, एक्सटर्नल फोर्स ऑन M2, सिमिलरली ऑन M2 लिख रहे हैं, सिमिलरली ऑन M2 क्या हो गया, F2। इंटरनल फोर्स 2 पर 1 के द्वारा। सेम मेथड से इस तरह से लिख दो, M2, M1 के जगह पर M2, सेकेंड डेरिवेटिव इसको कहते हैं, 2 बार DC की है R2 का। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब क्या करेंगे, 1 और 2 को एडिंग कर देंगे, एडिंग करके सोल्व कर लेंगे। तो एडिंग 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को एडिंग कर देते हैं, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को एडिंग कर रहे हैं। तो 1 में कितना था, एक्सटर्नल फोर्स था F1, इंटरनल था F12 प्लस एक्सटर्नल F2, इंटरनल F21। 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं, डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर कॉमन हो जा रहा है,
इसमें भी डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर, इसमें भी डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर। क्या बच गया यहाँ पर? m1r1 m2r2 देख के लिख दिए। फिर से देखो डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर, इसमें बचा m1r1 लिख दिए, इसमें बचा m2r2 यहाँ लिख दिए। अब बताओ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक्शन के बदले रिएक्शन, 1 पर 2 लगाया, यहाँ 2 पर 1 लगाया। एक्शन प्लस रिएक्शन इज इक्वल टू क्या हुआ? 0, मतलब इंटरनल फोर्स का इफेक्ट नहीं हुआ थ्योरी में, लेकिन लिखेंगे। अब यहाँ एक्सटर्नल फोर्स क्या बच गया? F1 F2, ये और ये 0 हो गया। यहाँ हो गया डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर, m1r1 m2r2। सेकेंड डेरिवेटिव को ही एक्सेलरेशन कहते हो। अब बताओ F टोटल किस पर लगा है? तो हम एक काम करते हैं, यहाँ देख लो m1 प्लस m2 से डिवाइड करते हैं। F1 प्लस F2 को F टोटल भी लिख सकते हो, टोटल एक्सटर्नल फोर्स भी लिख सकते हो। तो देखो टोटल फोर्स m1 प्लस m2 यहाँ लिख दिए, यहाँ ज्यों का त्यों ये लिख दिए। ये हो गया m1r1 m2r2, और यहाँ से डिवाइड कर दिए तो ये कैंसिल हो गया। क्योंकि ये फिर से देखो m1 प्लस m2, ये और m1 प्लस m2 दोनों कैंसिल हो गया, ज्यों का त्यों ये बच गया। इस दोनों के बदले टोटल फोर्स मान लिए F टोटल। नहीं समझोगे तो ही लिख देना। अब बताओ फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन सेंटर का, तो सेंटर क्या था? C था, और C का पोजीशन वेक्टर R था। तो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। फिर से देख लो, हम क्या करते हैं, m1 प्लस m2 रहने देते हैं, डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर, और इस पूरे को R मान लेते हैं। क्यों मान लिया यार? क्योंकि R ही सेंटर ऑफ मास है। फिगर में देखोगे C इज द सेंटर ऑफ मास। जो फिगर ड्रॉ किए थे x और y में, C लिए थे A और B का सेंटर, जिसका पोजीशन वेक्टर था R। तो वेयर R इज इक्वल टू कितना है? देखो R का जगह पर कितना रखे? ये वाला रखे, देख के उतार दोगे। फिर से वेयर R इज इक्वल टू कितना है? जो नहीं समझे हो सो देखो, ये m1 प्लस m2 ज्यों का त्यों लिख दिए, डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर ज्यों का त्यों लिखे, इसके बदले RCM। वेयर RCM कितना है देख के इसको लिख रहे हैं, m1r1 m2r2 बाई m1 प्लस m2। ये फार्मूला आपके लिए बन गया, इंपॉर्टेंट स्कूल के एग्जाम के लिए थ्योरी हो गया। अब इसका हम लोग यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स के लिए। तो पहले सम डिफरेंट केसेस इसका देखते हैं। तो केस 1 देखते हैं, केस 1 प्रॉपर्टीज। केस 1, इफ दोनों मास इक्वल हो जाए, तो बताओ सेंटर कहाँ पर होगा? दोनों के बीच में होगा। जब दोनों इक्वल है तो सेंटर पर होगा। तो m1 इज इक्वल टू m2, मान लो कि m है, तो सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा देखते हैं निकाल के। m1 m लिख देते हैं, r1 m2 भी m लिख देते हैं, इक्वल मास है। m1 r1 m2 r2 देखो लिख दिए, और नीचे में m1 प्लस m2 दोनों के जगह पर m लिख दिए। कॉमन हो गया m, ये r1 ये r2, नीचे में 2m, m और m कट गया। क्या बच गया? दोनों का बीच हो गया, दोनों के बीच में सेंटर ऑफ मास हो गया। एग्जाम्पल क्या एग्जाम्पल देते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव देते हैं। मान लेते हैं m इजकल टू 2 kg होता, यहाँ 2 kg होता, और ये 1 मीटर है दोनों का डिस्टेंस 1 मीटर। तो बताओ सेंटर कहाँ पर होगा? सेंटर बीच में होगा, मतलब ½ मीटर दोनों से, ये सेंटर पर हो गया। सेंटर ऑफ मास कहाँ पर हो गया? दोनों के बीच में हो गया। केस 2, इफ सेंटर ऑफ मास लाइज ऑन ऑरिजिन। ऑरिजिन का मतलब क्या हुआ? कोऑर्डिनेट 0 हो गया। RCM का वैल्यू क्या हुआ? 0। ऑरिजिन का मतलब 0 0 कोऑर्डिनेट, तो RCM 0 हो गया। फार्मूला क्या होता है? m1r1 m2r2 बाई नीचे में m1 प्लस
m2। तो बताओ ये 0 हो गया, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 0 हो जाएगा, क्या बच जाएगा m1r1 प्लस m2r2, 0 वैल्यू देखकर m1r1 प्लस m2r2 इजकल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिए। ऐसे भी लिख सकते हो m1r1 माइनस m2r2। मतलब क्या हो गया, मीनिंग क्या हुआ कि सेंटर से एक लेफ्ट साइड होगा तो एक राइट साइड होगा। मैग्नीट्यूड में नेगेटिव नहीं लेंगे। नेगेटिव का मतलब हुआ एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। जैसे एक ऑब्जेक्टिव अभी दिए थे, क्या दिए थे, दिए थे 2 kg। अब सेम क्वेश्चन को 4 kg कर दिए। अभी अभी इसके पहले 2 kg और 2 kg दिए थे तो सेंटर पर था। तो बताओ ये 1 मीटर है तो सेंटर पर कहाँ होगा, तो कोई न्यूमेरिकल्स बनाएगा। और किसी को ऑब्जेक्टिव बनाना है तो डायरेक्ट बनाएंगे। बताओ 4 kg ज़्यादा है तो सेंटर कुछ इधर शिफ्ट करेगा, इससे ज़्यादा दूर पर होगा। तो फार्मूला इससे क्या निकालेंगे, देखो इससे थोड़ा रफ करते हैं, बनाना है डायरेक्ट। जैसे क्या हो गया, इसके मदद से मैग्नीट्यूड ले रहे हैं m1/m2 कर देते हैं, m1/m2 तो क्या हो जाएगा r2/r1, उल्टा हो गया। इसका मतलब हुआ कि यदि कोई ऑब्जेक्टिव पूछे इसमें तो हम लोग क्या करेंगे, देख लो क्या करेंगे। 2 kg है 4 kg है, बोलेंगे कि उल्टा सेंटर ऑफ मास होगा। यदि ये 2r होगा तो ये r होगा, मतलब 3 हिस्सा में बांटो। डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, देखो 2/3 ये और ये 1/3। यहाँ से इसका सेंटर का डिस्टेंस 2/3 है, ये 1/3। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आप टिक करोगे। जिसको समझ में नहीं आया मैथ बना के उसको ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट बनाओगे। क्या होगा देखो तो m1/m2 क्या था 2 kg, ये क्या था 4 kg, ये 1/2 हो गया इजकल टू r2/r1। मतलब r2 यदि 1 होगा तो r1 2 होगा। फिर से देखो r2 1 होगा तो ये क्या होगा 2 होगा। दोनों का 2:1 का रेशियो है। देख लो, मान लेते हैं कोई बोले r1/r2 तो क्या होगा, r1/r2 करोगे तो 2:1 का रेशियो होगा। तो बताओ 2 1 मीटर है, ये है 2 इधर होगा, एक हिस्सा इधर होगा। तो बताओ एक का 3 हिस्सा लगा दो 1/3 और बांटो, इधर 1/3 तो इधर 2/3, दोनों को प्लस कर दो 1 आ